ये मैं आपको बताऊंगा। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो महाभारत को गलत कोट करते हैं, वो रामायण को गलत कोट करते हैं, वो शिव को गलत कोट करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं, ये मैं बोल रहा हूं, मतलब आप ये समझिए, और वो ये कहते हैं कि हम जो है अराजकता फैलाएंगे, तुमको जो करना है करो। मैं अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने जो उस दिन बात कही, मैं उससे कंप्लीट सहमत नहीं हूं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं इस सदन में। लेकिन क्यों? इसीलिए कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया जाति का, तो जाति है ही नहीं ना। आप ये समझें कि वो कहते हैं कि जो मैं हूं वो दिखता नहीं, मैं जो दिखता हूं वो मैं नहीं, तो वो साधु हैं। और इस देश में कहा गया है कि जात ना पूछो साधु की, साधु का जाति नहीं पूछना है। और जब साधु का जात नहीं पूछना है तो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने गलती कर दी कि उनसे जात पूछ लिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और सारे अपोजिशन से जवाब पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि इस देश में कई एक ऐसे लोग हैं जिनको की धर्म में आस्था नहीं, कई एक ऐसे लोग हैं जिनको जाति में आस्था नहीं है। वो अपना किस तरह से जातिगत जनगणना करेंगे? जिस पद पर राम सुभग सिंह, चरण सिंह, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह के बड़े बड़े लोग रहे, जिस जगह पर शरद पवार जैसे लोग रहे, वाईबी चौहान जैसे लोग रहे, उस जगह की गरिमा का क्या हरासमेंट कर रहे हैं इस बजट में अराजकता फैला के, इस बजट का नकारात्मक पहलू दिखा करके आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इसी बजट में जाता है, यही टैक्स है, इसी टैक्स के आधार पर जाता है। और मैं स्पीकर महोदया, अध्यक्ष महोदया, आज मैं बहुत कुछ चीज लेकर आया हूं। मैं 1952 से लेकर 1990 तक का कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। आप यदि कहेंगे तो मैं ले कर दूंगा 1952, क्योंकि उस दिन जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि नेहरू ने यह कह दिया, राजीव गांधी ने आलोक मेहता को यह इंटरव्यू दे दिया, तो ये तो इंडिविजुअल कह सकते हैं कि राजीव गांधी का वो अलग से विषय था, राजीव गांधी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, या नेहरू जी का पार्टी से लेना देना नहीं था। लेकिन जो कांग्रेस मैनिफेस्टो, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि कई एक चीजें हमने कांग्रेस के न्याय पत्र से लिया, तो कांग्रेस के न्याय पत्र से लिया, तो ये पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो है 1952 से लेके 1990 तक पूरा असेसमेंट किया। इसमें आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदया कि पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में 52 में, 57 में, 62 में, 69 में, 71 में, 77 में, 80 में, 84 में, 89 में और 91 में, ये सभी मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि हम ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ। आप ओबीसी की बात करते हो, मध्य प्रदेश में आज तक कांग्रेस ने एक ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज तक ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। बिहार में दरोगा राय जी को छोड़कर किसी एक को ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। और जब जब ओबीसी की बात आई, यदि दरोगा राय ने रिजर्वेशन दिया तो उसको आपने अलग किया। 77 में जब चरण सिंह रिजर्वेशन देना चाहते थे, आपने उसकी सरकार गिरा दी। आपने 89 में बीपी सिंह की सरकार गिरा के चंद्रशेखर का आपने सरकार बना दिया। और जब गुजराल साहब ओबीसी जनगणना कराना चाहते थे तो आपने 97 में उसकी सरकार करा दी। आप प्रधानमंत्री जी के दिए हुए पर खेल रहे हो। आज इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, चाय वाला है, बैकवर्ड है। और यदि वो ओबीसी सुरक्षा की बात करता है और जिस दिन वो एक बार ओबीसी सरकार की बात करता है तो आप ओबीसी करते हो। इसीलिए कांग्रेस का कोई मुंह नहीं है ओबीसी के बारे में। और प्रधानमंत्री जी ने जो एजेंडा सेट किया, कृष्ण की तरह चारों तरफ आप बिलबिला रहे हो और सारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी कौरव की तरह प्रधानमंत्री के एजेंडे पर ओबीसी चिल्ला रही है। और ओबीसी का कोई कल्याण यदि होगा, यदि आप में ताकत है तो 2011 में ओबीसी रिजर्वेशन जो कराया वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया? यदि आप में ताकत है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है,
पिछले 2 साल से सरकार है, वहां सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन हो गया है, उसको क्यों इंप्लीमेंट करवाया? इसलिए नहीं करवाया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी 2 ऐसे धर्म हैं जो जाति की बात नहीं करते हैं, और उसमें 86 जाति क्रिश्चियन की और 56 जाति मुसलमान की। उसको ओबीसी बैक दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से आप मुसलमान और क्रिश्चियन को रिजर्वेशन देना चाहते हो ओबीसी में, इसीलिए आपकी हैसियत नहीं है और इसीलिए आप जातिगत जनगणना की बात करते हो। यदि हिम्मत है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, तो कर्नाटक में वो ओबीसी रिजर्वेशन करके दिखाए, तो मैं मानूं कि इस हाउस में जो आप बात करते हो उस हाउस की बात करते हो। मैं कांग्रेस का बहुत सम्मान करता हूं, गांधी फैमिली का है भी सर। यदि मान लीजिए कि भारत का बंटवारा हो गया, नेहरू जी की देन है। तिब्बत से यदि हम जूझ रहे हैं, नेहरू जी की देन है। यदि चाइना हमारे पास आ गया, नेहरू जी की देन है। आप ये समझिए, एस्मा यदि आ गया 68 में, यदि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सरकारी अधिकारी आंदोलन करना चाहते थे तो इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो है आपने ले आया, इमरजेंसी आप लेके आए, ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लेके चले आए, श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स आपने भेज दिया, 2G 4G 3G सब आपने कर दिया। इसीलिए मैं आपके गांधी फैमिली का बड़ा सम्मान करता हूं। इसीलिए बजट में आपने जो बोला वो मेरे लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा सवाल ये है सर, इस बजट में सभापति महोदया, इस बजट में एक एंजल टैक्स जो है, हमने एंजल टैक्स खत्म किया 56(2). सभापति महोदया, ये सभापति महोदया 2012 में प्रणब मुखर्जी साहब ने एंजल टैक्स लगाया 56(2) 2012 में, और उसका कारण था, होता क्या था कि प्रणब बाबू और चिदंबरम के बीच में इतनी लड़ाई थी कि आप समझें कि वित्त मंत्री के ऑफिस और घर में बगिंग हो रहा था। बगिंग हो रहा था वित्त मंत्री के ऑफिस में, माने नहीं सकते बजट पर चर्चा करिए। और इस चक्कर में ज्यादा बढ़िया बनने के चक्कर में, जितना बढ़िया बनने के चक्कर में उन्होंने एंजल टैक्स लगा दिया। एंजल टैक्स लगा दिया। एंजल टैक्स क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी स्टैंड अप की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, और माननीय तोता जो है, तोता महाराज, मतलब लिप्स ऑफ पैरट, नाम नहीं लूंगा सभापति महोदया क्योंकि ये गुस्सा जाएंगे, तो ये जो है कि युवाओं को आज तक, क्योंकि इस पैसे का हमने देखा कि कहां से बजट आता है, कॉरपोरेशन का कितना टैक्स आता है, इनकम टैक्स कितना आता है, जीएसटी कितना आता है, हमारी देनदारी क्या है, उधार क्या है, ये पूरा फाइनेंस बिल का टैक्स स्ट्रक्चर है, और उसमें 8% के आसपास ऐसा पैसा है जो डिफेंस को जाता है। आज तक डिफेंस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा इस हाउस में नहीं हुई कि हम इस टैक्स से सेस लेते हैं, सरचार्ज लेते हैं तो डिफेंस में पैसा देते हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं सारे ऑपोजिशन के लोग अग्निवीर स्कीम के ऊपर जो है लगातार बजट में बोलते रहे, और चूंकि ये एंजल टैक्स लगाया है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको रोजगार के लिए दिया जाए, और उसको एबॉलिश किया है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो है वो रोजगार में आएंगे।